आई एम कंटिन्यूइंग विथ क्लास नंबर 3। ठीक है, बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो गया था। लास्ट का 2 मिनट हम एक बार रिपीट भी कर रहे हैं, इन केस वॉइस नहीं आई थी तो हम वापस से रिपीट कर रहे हैं लास्ट के कुछ 2 मिनट। सुनिएगा ध्यान से। ओके, हम आपको समझा रहे थे राइट ऑफ लीन के बारे में। तो राइट ऑफ लीन में हमने समझाया कि राइट ऑफ लीन का मतलब होता है गुड्स को कब्जे में करके रखना। ये तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब ऑब्वियसली सेलर अनपेड है, लेकिन इसके 3 कंडीशंस बताए गए। दीज राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया दीज राइट्स कैन बी एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर, बाय एन अनपेड सेलर। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया कि सेलर अनपेड होना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि देयर इज नो कंडीशन एज टू स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की कोई स्टिपुलेशन नहीं थी, क्रेडिट की कोई कंडीशन नहीं थी। अगर आपने कह दिया था कि उधार पे बेचेंगे तो आपको देना पड़ेगा, फिर उधार के टर्म के लिए वेट करिए। या आपने कहा था उधार पे बेचेंगे और उधार का वो समय खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जहां पे कोई टर्म एज टू क्रेडिट नहीं था, या फिर टर्म एज टू क्रेडिट था बट द क्रेडिट पीरियड इज एक्सपायर्ड, एंड जहां पे बायर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इन 3 कंडीशंस में राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड। फिर मैंने आपको सिखाया एक केस स्टडी। इस केस स्टडी में आपको समझा रहे थे कि देखो मान लो एक सेलर है और एक बायर है। यहां पे अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर का एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। इस लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो बायर के सारे एसेट्स को बेचेगा और बेच करके क्या चुकाएगा, इसकी सारी की सारी लायबिलिटीज, इसके सारे क्रेडिटर्स को चुकाएगा। अब हुआ क्या कि बायर ने कुछ खरीदा था सेलर से, एस से, और अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया था। ये जो गुड्स थे इसकी ओनरशिप किसके पास चली गई थी, बायर के पास, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं गया था। अब क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो गया तो बी का लिक्विडेटर आता है, पूछता है बी तुम्हारे पास में क्या क्या है, तो बी कहता है ये है वो है, उसके साथ साथ में ये गुड्स भी मेरे ओनरशिप में है। इंसॉल्वेंट वाला जो पर्सन है वो आता है मिस्टर एस के पास, कहता है लाओ मेरे को ये गुड्स दे दो एस। एस कहता है नहीं देंगे, मेरे को अभी पूरा पैसा नहीं मिला है। तो कहता है तुमको पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है, हम तो कोर्ट की तरफ से आए हैं, हम तो सारे एसेट्स लेके रहेंगे। तो एस कहता है नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बायर ने पूरा पैसा नहीं दिया है तो फिर कौन रिटेन कर सकता है पोजीशन को, सेलर अपने पास गुड्स की पोजीशन को रिटेन कर सकता है। वो अपने पास गुड्स के पोजीशन को रिटेन करके रखेगा तब तक जब तक उसको पूरा पैसा ना मिल जाए। इसको हम लोग कहते हैं राइट ऑफ लीन। क्या एक्सरसाइज करना, राइट ऑफ लीन। तो क्या वो लिक्विडेटर को गुड्स देने से मना कर सकता है, हाँ। कौन सा राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है बताओ, पार्ट डिलीवरी। व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स हैव बीन मेड इन पार्ट, द राइट ऑफ लीन में बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रिमेनिंग गुड्स व्हिच हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। इसका मतलब अगर आधा डिलीवर हो गया है, बाकी आधा डिलीवर करना बाकी है, तो हम रिमेनिंग आधे के ऊपर भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। कब राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा, ये बताओ। ये राइट ऑफ लीन क्यों एक्सरसाइज कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास में पोजीशन है गुड्स का। अगर इसके पास गुड्स का पोजीशन नहीं रहेगा तो फिर ये राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये छीन नहीं सकता है, रिटेन कर सकता है पोजीशन को, ठीक है, छीन नहीं सकता है। तो कब ये राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब बताओ, खत्म हो जाएगा। कब ये राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाएगा, जहां पे गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर। ये है सेलर, ये क्या है गुड्स, और ये है अपना कैरियर, ठीक है। अब जब इस कैरियर में गुड्स को लोड कर दिया जाएगा तब हमारा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। कौन सा राइट खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसकी पोजीशन सेलर के पास रही या नहीं रही। जहां पे गुड्स डिलीवर हो गए टू बायर या एनी एजेंट या बेली ऑन बिहाफ ऑफ बायर, जैसे से फॉर एग्जांपल गुड्स हम कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं, तब तो पहले कैरियर में डालते ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये इसको पहुंचा दे या डायरेक्टली इसको दे दिया जाए,
जैसे ही बायर को ये गुड्स मिल गए तब भी क्या खत्म हो गया, राइट ऑफ लीन। तो सर अब सेलर कुछ नहीं कर सकता, बताएंगे, अभी है एक और रास्ता। लेकिन जैसे ही ये गुड्स बायर तक पहुंच गए तब भी राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। और तीसरा, अगर सेलर खुद वेव ऑफ कर दे राइट ऑफ लीन, सेलर खुद कह दे कि भाई हमको नहीं चाहिए ये गुड्स, हमको तो पैसा ही चाहिए, तुमको गुड्स ले जाना है ले जाओ, हम तुम्हारे ऊपर पैसे के लिए केस करेंगे। हो सकता है ना, तुमको गुड्स ले जाना है ले जाओ, लेकिन हम तुमसे पैसा रिकवर करने के लिए केस करेंगे, फिर ये भी हो सकता है। तो जहां पे वो खुद वेव ऑफ कर दे राइट ऑफ लीन, वहां पर भी राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। तो राइट ऑफ लीन 3 केसेस में खत्म हो जाता है, बताओ कब कब? when goods have been delivered to the carrier, when goods are delivered to buyer या any agent या bailey on behalf of buyer, या फिर when the seller waives off right of lien। ये पहला राइट था, किसका राइट था बताओ? किसका? राइट ऑफ अनपेड सेलर। अगला राइट बताओ, अगला राइट बताओ, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसमें क्या कहा गया? देखो वापस से यही डायग्राम, जब हमने ये गुड्स को कैरियर में डाल दिया तो मेरा कौन सा राइट खत्म हो गया? लेकिन अब एक नया राइट जिंदा हो जाता है। इस राइट को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज। स्टॉपेज करने का मतलब रोकना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी रास्ते में उसको रोक लेना। अब रास्ते में रोकना कोई मजाक बात तो है नहीं। आप गुड्स को क्यों रोक रहे हो बीच में? एकाएक आपको क्या सूझा होगा कि नहीं अब मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। आपने आज गुड्स कैरियर में डाले और अगले दिन आपको से फॉर एग्जांपल आप बायर को देखते हो कि पैसा उड़ा रहा है या बायर का बिजनेस लॉसेस में जा रहा है। हो सकता है आपको खबर लगे कि नहीं ठीक है भाई बायर जो है हमको पैसा नहीं देगा, या बायर की स्थिति अच्छी नहीं है, या बायर अच्छा इंसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी केस में आप रास्ते में उसको रोक नहीं सकते, वो राइट नहीं है आपके पास। आपके क्योंकि समझो क्यों नहीं है, इसको भी समझो। प्रॉपर्टी पास हो चुकी है बायर के पास, प्रॉपर्टी बायर के पास हो चुकी है, बायर उसका मालिक बन चुका है। अब बायर के गुड्स को रोक रहे हो तो जरूर कोई एक्सेप्शनल बात होगी ना। सिर्फ ये थोड़ी कि शक के बिना पर हमने रोक दिया और वापस उसको कब्जे में ले लिया, नहीं। सिर्फ एक केस ऐसा है जब आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो, सिर्फ एक केस में, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। सर वो तो ऊपर भी था। अरे ऊपर तो आप किसी भी केस में रोक सकते हो। अगर आप अनपेड सेलर हो और आपके पास पोजीशन है, तो आप अनपेड सेलर हो, आपके पास पोजीशन है, आप रोक दो उसको, सिंपल फंडा, पोजीशन ही मत दो। लेकिन अगर गुड्स कैरियर में हैं, इन ट्रांजिट हैं बायर के पास जाने के लिए, तब भी उसको आप रास्ते में रोक सकते हो अगर बायर क्या बन जाए, इंसॉल्वेंट। केवल एक केस में, इफ द बायर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट then the seller may exercise the right of stoppage in transit। लेकिन इसके लिए भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए क्या जरूरी है बताओ? इन ट्रांजिट होना चाहिए, बोलो है कि नहीं? गुड्स इन ट्रांजिट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं सबसे जरूरी कंडीशन क्या बताओ? बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, द गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। यानी सेलर ने गुड्स के पोजीशन के साथ क्या कर लिया? पार्ट कर लिया। अब गुड्स की पोजीशन उसके पास नहीं है। और एक और कंडीशन, बायर के पास भी नहीं है, सेलर के पास भी नहीं है, बायर के पास भी नहीं है। यानी सेलर ने गुड्स को कैरियर में डाल दिया, पहली कंडीशन। बायर ने अभी तक गुड्स रिसीव नहीं किया, या बायर के बिहाफ पे, हो सकता है बायर के बिहाफ पे कोई और ले रहा हो, तो उसने भी, बेली एजेंट, तो उसने भी किसी गुड्स को रिसीव नहीं किया। वापस से सेलर ने पोजीशन पार्ट कर दिया है, ठीक है, सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी अब उसके पास नहीं, उसे जुदा हो गया है गुड्स से। और गुड्स किसके पास है? कैरियर के पास है। गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है। और तीसरा कंडीशन, वो डिलीवर नहीं है, एक ही बात, लेकिन उसको तोड़ करके 3 कंडीशन बना दिया। और सबसे मेन बात क्या है बताओ? बायर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया।
अब देखो यहां पे उसी चीज को चार कंडीशन बना दिया। द सेलर डज नॉट हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स, गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द कैरियर, इट मस्ट नॉट बी डिलीवर्ड टू द बायर या एजेंट या फिर एस पे। द बायर मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड द सेलर इज स्टिल, तब तो हम लोग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन, come on, please confirm, is this clear? अच्छा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा? ये तब खत्म हो जाएगा जब गुड्स इन ट्रांजिट ना रहे, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर या बायर और एन एजेंट ऑफ द बायर या बेली ऑन बिहाफ ऑफ द, नहीं, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर नहीं होगा, टू द बायर होगा। कैरियर में जब है तब तक तो होता ही है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और एन एजेंट ऑफ द बायर या बेली ऑन बिहाफ ऑफ बायर, कैरियर नहीं होगा, क्योंकि कैरियर में जब तक है तब तक तो है ही हमारे पास। Buyer takes the delivery of the goods before arrival at the destination, यानी बायर पहले ही आकर के डिलीवरी ऑफ गुड्स ले ले, मतलब बायर के हाथ में पहुंचते ही हमारा राइट खत्म हो जाएगा। Where the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, यानी बायर पहुंचा, गुड्स मांग रहा था, कैरियर ने मना कर दिया, हम अभी नहीं देंगे, तो इन दैट केस बायर तो पहुंच गया था लेने के लिए गुड्स, तब तक में उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को क्लेम कर सकता है, तो इन दैट केस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। समझो, कैरियर था, कैरियर के पास बायर पहुंचा, मान लीजिए एक ट्रक से जा रहा था सामान, ट्रक वाले के पास में बायर पहुंचा, कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास में बायर पहुंचा, कहा कि भैया हमारा सामान है, हमको दे दो, और वो कहता है कि नहीं हम अभी नहीं देंगे, तो किसने रिफ्यूज कर दिया? कैरियर ने रिफ्यूज कर दिया, किसको? बायर को, और बाद में जो है बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन दैट केस ये नहीं कह सकते हैं कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो चुका है। जिस समय बायर उन गुड्स को लेने पहुंच गया उसी समय राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, कैरियर हायर्ड बाय द, टू द बायर या फिर कैरियर हायर्ड बाय द बायर, स्लैश लगा दीजिए, यानी या तो बायर के पास पहुंच गया या फिर बायर के द्वारा हायर किया गया कैरियर। अगर बायर का हायर किया हुआ कैरियर है तो वो एक तरीके से बायर का एजेंट है ना। या फिर when the goods have been delivered in part to the buyer, the remaining goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in the agreement to imply as full delivery। यानी अगर goods have been delivered in part तो बाद बाकी गुड्स को हम इन ट्रांजिट रोक सकते हैं, लेकिन अगर सच अ पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन द अग्रीमेंट टू इंप्लाई एज फुल डिलीवरी, जैसे अगर पार्ट डिलीवरी हो गया, मान लो एक मशीन है उसका 4 पार्ट है, 2 पार्ट डिलीवर हो गया और अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर 2 पार्ट भी डिलीवर हो गया तो मानेंगे कि डिलीवरी हो गई, तो बाद बाकी पार्ट्स को अब आप रोक नहीं सकते हो। समझ रहे हो? अगर 4 पार्ट थे, 2 पार्ट आ गया, बाकी का 2 बाकी है, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 2 पार्ट को भी अगर डिलीवर हो गया तो मानेंगे फुल डिलीवरी हो गई, तो बाकी के 2 को आप नहीं रोक सकते हो। नहीं तो फिर आमतौर पे क्या है, 4 पार्ट हैं, 2 हुआ है, 2 बाकी है, तो अब बाकी 2 को स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का वही एक एक्सेप्शनल सा केस है कि बायर शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये नहीं केस चल रहा है, एक होता है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, एक होता है कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर चल रहा है, ही हैज अप्लाइड टू बी इंसॉल्वेंट, उसने अप्लाई कर दिया तो भी नहीं, अप्लाई कर दिया तो भी नहीं। एक पर्सन ने अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, हमने आपको बताया था पहले कभी कि क्यों अप्लाई करेगा, इंसॉल्वेंट बंदा मस्त हो जाता है, उसको कुछ देना नहीं है पैसा, ऐसा उसने अप्लाई कर दिया कोर्ट के पास कि उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी किया नहीं गया है, तो जब तक किया नहीं गया घोषित तब तक तो वो नहीं है ना इंसॉल्वेंट। तो फिर समझो, व्हेन ही हैज अप्लाइड नहीं, व्हेन ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर हो गया, तो जब से डिक्लेयर हो गया तभी से हमको क्या मिलेगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन
ट्रांजिट। फिर उसके बाद तो यही था कि आप एक अनपेड सेलर होने चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट होना चाहिए, यानी सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, द गुड्स आर इन ट्रांजिट विद द कैरियर, इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू द बायर या उसका बेली या उसका एजेंट। ठीक, अगर बायर ने गुड्स क्लेम कर लिया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वहीं खत्म हो गया। हाँ, पे नहीं किया तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो खत्म ही हो गया ना, तो लियन नहीं, लियन भी खत्म हो गया, लियन भी खत्म हो गया और स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म हो गया। तुम इसको ऐसे समझो कि जब बायर के पास गुड्स पहुंच गए तो मेरा जो सारे के सारे राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट गुड्स के अगेंस्ट खत्म हो गए। अब तुम कहोगे सर गुड्स के अगेंस्ट खत्म हो गए मतलब, अब ये थोड़ी है कि साहब उसने ले लिया तो वो राजा बन गया। मैंने कहा कि लियन नहीं रहा, रास्ते में रोकने का अधिकार भी नहीं रहा, ठीक है, लेकिन पैसा तो मांगेंगे ही, उस चीज का तो अधिकार है, वो गुड्स के लिए नहीं है, वो बायर के अगेंस्ट है। तो सेलर के पास दो प्रकार के राइट्स होते हैं, राइट अगेंस्ट द बायर एंड राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर एंड राइट अगेंस्ट द गुड्स। अभी हमने आपको जो सिखाया है वो क्या है, राइट अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स को कब्जे में करके रख लेना, इन ट्रांजिट रोक लेना। और तीसरा भी हम आपको सिखाएंगे राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का मतलब उसको बेच देना। कब्जे में करके क्या करेंगे, बेचेंगे ना किसी और को, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके क्या करेंगे, बेचेंगे किसी और को, तो राइट ऑफ रीसेल। तीसरा राइट हमने आपको सिखाया राइट ऑफ रीसेल। तो ये राइट्स होते हैं, लेकिन दीज आर राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। वैसे ही करके यू हैव सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द बायर। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर बायर का कैरियर ले लिया तो बात खत्म, और मेरे द्वारा जो कैरियर था उसी के पास है, तभी हम उसको ऑर्डर करके बोल सकते हैं कि भाई अभी रुक जाओ, अब नहीं डिलीवर करना है। वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका पैसा बकाया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अगर वो ये कह दे कि भाई हम तो शिप से जा रहे थे, हमने सामान जो है वो अनलोड कर दिया है और बायर आ गया है उसको मांगने के लिए, अब हम उसको नहीं रोक सकते। अगर बायर आया था मांगने के लिए, हमने उसको रॉन्गफुली मना कर दिया, तो भी हम उसको नहीं रोक सकते। बायर लेकर के चला गया गुड्स, तब तो सवाल ही नहीं उठता है हमारे पास। कब तक ये सवाल उठता है, जब तक वो रास्ते में है और बायर ने उसको मांगा नहीं। अगर बायर बीच रास्ते में आकर के भी उसको मांग लेता है, तो भी अब हम उसको नहीं रोक सकते, ठीक है, यानी स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी एक्सरसाइज करेंगे जब सेलर ने पार्ट कर लिया है पोजीशन, गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स हैव नॉट बीन टेकन या डिलीवर्ड टू द बायर या एजेंट या बेली ऑफ द बायर, एंड द सेलर इज अनपेड। ठीक, क्लियर है ये बात? कब ये टर्मिनेट हो जाएगा, जहां पे गुड्स डिलीवर हो गए, बायर ने डिलीवरी ले लिया, कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया, गुड्स डिलीवर हो गए बायर को या कैरियर हायर्ड बाय द बायर को, या एक पार्ट डिलीवर हो गया जो कि एज पर द एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज फुल डिलीवरी। स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बस अचानक से रुकवा देंगे, नोटिस देंगे, नोटिस देंगे अपने क्लेम की, किसको, कैरियर को, और फिर उसके बाद उसका एक्चुअल पोजीशन ले लेंगे। यानी पहले नोटिस देंगे, फिर उसको अपने पोजीशन में ले लेंगे। अब मेरे पास क्या हो गया, राइट ऑफ लीन। अच्छा, राइट ऑफ लीन पहले से था, अगर नहीं है तो पहले स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी के केस में, और फिर क्या वापस ले सकते हैं, राइट ऑफ लीन। लेकिन अंत में मेरे को क्या करना है, रीसेल, कब्जे में करके और क्या कर सकते हैं उसको, रीसेल। तो आखिरी एक राइट आएगा क्या, राइट ऑफ रीसेल। लेकिन ये बताओ फिर से, ये सब राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट्स अगेंस्ट द बायर, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, दिख रहा है, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द, उससे प्राइस तो मांगोगे,
अरे पैसा नहीं दिया तो उससे डैमेजेस तो मांगोगे, पैसा नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कर सकते हो, ब्याज मांग सकते हो कि पैसा इतना लेट से क्यों दिया, ये सब क्या होंगे हमारे पास अगेंस्ट द बायर। खैर हम लोग पहले इसी को पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर था आपको? राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार आप लोग पढ़िएगा इसको। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन, स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं है। डन। लीन से क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं पोजीशन ऑफ गुड्स। स्टॉपेज से क्या कर रहे हैं, यहां पे तब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं राइट ऑफ लीन जहां पे कोई स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट नहीं था, या क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। ऑल्सो इन द केस ऑफ, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज केवल कब, यहां पे सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए, यहां पे सेलर के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, कैरियर के पास। right of lien comes to an end when goods are delivered to the carrier. The right of stoppage comes to an end when goods are delivered to the buyer. Right of lien ends when right of stoppage starts. Right of stoppage in transit starts when right of lien. ठीक है, क्लियर था ये? अच्छा ये ओ डबल एफ इसको ऐसे कर लेना, डिस्पोज्ड ऑफ। अब देखो ये एक्सेप्शंस हैं और इसके ऊपर एक बेस बहुत ही अच्छी सी केस स्टडी है। ऊपर मैंने आपको केस स्टडी बताया था वो लिक्विडेटर वाला। आई सजेस्ट कि जब भी हम ऐसी कोई केस स्टडी बताते हैं और अगर मेरे नोट्स में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं तो उसको लिख लिया करिए। देखिए क्या है, एक्सेप्शंस टू द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन। इसमें कहा गया कि देखो आमतौर पर तो तुम्हारे पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, राइट ऑफ लीन होता है, लेकिन जहां पे गुड्स हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बायर विद द सेलर्स असेंट, the right of stoppage in lien comes to an end. Yeah, when the goods have been transferred by way of document of title of goods and the buyer acquires the goods in good faith and for a value, then the unpaid seller loses its right of stoppage in transit and the right of lien. What does it mean? What does it mean? एक एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल है इसका। जैसे इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपने, आपका ये गोडाउन है, आप एक सेलर, आपने इसमें से कुछ गुड्स बेचे, ये आपने गुड्स बेचे थे, किसको बेचे थे, बायर। ठीक, अब बायर ने अभी तक पैसा दिया नहीं था तो आपने वजह से राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करके रखा हुआ था। अब बायर आपसे पूछता है कि भाई साहब मैं इसे किसी और को बेच दूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? सेलर कहता है हाँ बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पैसा दे देता है, ये गुड्स जो है किसी और को बेच देता है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को। अब बायर ने क्या किया, मिस्टर एक्स से पैसे ले लिए, लेकिन बायर ने अभी तक सेलर को पैसा नहीं दिया। अब मिस्टर एक्स जाता है सेलर के पास, सेलर के गोडाउन से गुड्स लेने।
अब सेलर सामने आके खड़ा हो जाते, रुक जाओ, नहीं ले जाने देंगे गुड्स। कहता है क्यों? अरे क्योंकि ये बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। कहते हैं तो क्या करें, ये हमारे गुड्स हैं। आई एम नॉट एन अनपेड सेलर, I am not an I'm not a buyer who has not paid its money. I have paid my money. I have full claim over the goods. हम इस गुड्स को लेकर के रखेंगे। तो बताइए सेलर क्या इन गुड्स की पोजीशन को रिटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जवाब है नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि सेलर की ही परमिशन से बायर ने इन गुड्स को बेचा था। सेलर की ही परमिशन से बायर ने इन गुड्स को बेचा था, तो बाद में सेलर इन गुड्स की पोजीशन को रिटेन नहीं कर सकता है। सर ये तो बड़ा ही अटपटा सा केस हो गया। हाँ ये अटपटा सा केस हो गया, लेकिन ऐसा हो चुका है एक केस स्टडी में जिसका नाम है माउंट डीएफ लिमिटेड वर्सेस J&J प्रोविजन कंपनी लिमिटेड। क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल एक वॉरफिंगर था, वॉरफिंगर मतलब शिप था, इस शिप के अंदर में कुछ गुड्स थे, और ये गुड्स ये हो गया मान लो सेलर। बायर आता है इनके पास गुड्स मांगने के लिए, ये बायर को भगा देते हैं, कहते हैं लो पहले पैसा दो तब देंगे तुमको गुड्स। बायर पूछता है किसी और को बेच दें आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कहता है नहीं। तो बायर किसी और को बेच देता है और उससे पूरा पैसा ले लेता है। अब ये जाता है गुड्स लेने, कहता है पैसा दो, कहता है हम दे चुके हैं। तो कहता है हमको पैसा नहीं मिला, हम नहीं देंगे। कहता है तुम जाओ उससे मांगो, हम तो पैसा दे चुके। तो अब आप मेरे से ये राइट नहीं रख सकते हो कि आप इन गुड्स को रिटेन करो, आपको ये गुड्स हमको डिलीवर करने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे इस बात को? दिस इज कॉल्ड एज when the goods have been sold या disposed of by the buyer with the seller's assent. seller's assent का मतलब सेलर की एक्सेप्टेंस से, सेलर की मंजूरी से। The right of stoppage and lien comes to an end. Goods have been, once again, speak along with me. Goods have been sold or disposed of by the buyer with the seller's assent. The right of stoppage and lien comes to an end. Point number 2. When the goods have been transferred by way of document of title of goods. What is document of title of goods? These are documents which show ownership. ये ownership reflect करते हैं ना goods की। क्या reflect करता है? Ownership reflect करता है कि भाई कौन इन goods का मालिक है। तो when the goods have been transferred by document of title of goods, it indicates the ownership of the goods. अच्छा, जिसके पास में ये डॉक्यूमेंट होगा वो उन गुड्स का ओनर बन जाएगा। अब समझो हुआ क्या, इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में। यहां पे एक रिसीप्ट होती है कॉल्ड एज बिल ऑफ लेडिंग। क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग। अब था क्या, इसको समझना। मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग थी, हमने अभी पैसा नहीं दिया था। मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग थी, हमने पैसा नहीं दिया था। तो जो कैरियर था, जो शिप था, उसने मेरे को सामान देने से मना कर दिया, लेकिन हमने ये बिल ऑफ लेडिंग किसी दूसरे इंसान को बेच दिया। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल ये बिल ऑफ लेडिंग हमने क्या नाम, मुस्कान, हमने मुस्कान को बेच दिया। हमने से फॉर एग्जांपल ये बिल ऑफ लेडिंग मुस्कान को बेच दिया। अब मुस्कान को क्या ये पता था, डिड यू नो कि आई हैव नॉट पेड फॉर दी गुड्स? क्या आपको इस बारे में जानकारी थी? नहीं। तो शी कैन गो एंड क्लेम द गुड्स, ये जाकर के गुड्स को क्लेम कर सकती है। लेकिन अब इसमें हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे धोखेबाजी के लिए कि हम तो अनपेड सेलर हैं, हमने मुस्कान से कहा कि देखो ऐसा किया जा सकता है कि हम तुमको दे देते हैं बिल ऑफ लेडिंग, तुम जाकर के गुड्स को क्लेम कर लो, क्योंकि तुमको कोई नहीं रोक सकता, हमको तो रोक सकता है। तो इन दैट केस एक तरीके से हम लोग फॉर्जरी कर रहे हैं ना, धोखेबाजी कर रहे हैं, लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। बोनाफाइड होना चाहिए ट्रांसफर। बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ में। आपने जब खरीदा तो आपने क्या धोखेबाजी समझ करके खरीदा इसको, या आपने इसको गुड फेथ में खरीदा कि हाँ तो भाई हम तो ऑनेस्टली खरीद रहे हैं इसको। आपने ऑनेस्टी के साथ इसको खरीदा, आपको इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि हाँ इसमें कोई फॉर्जरी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है।
तो इन दैट केस अगर आपने बोनाफाइड ढंग से कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक्वायर किया है या आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिला है, तो आप गुड्स की ओनरशिप, आप गुड्स के पोजीशन को क्लेम कर सकती हैं और सेलर आपको इनकार नहीं कर पाएगा। हमको हालांकि इनकार वो कर सकता था। इज दिस क्लियर? So when the goods have been transferred by way of document of title of goods and the buyer acquires the goods in good faith and for a value, यानी आपने गुड फेथ में लिया और आपने मेरे को उसका पैसा दे दिया है, then the unpaid seller loses its right of stoppage in transit and the right of lien। इस केस स्टडी को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करके लिखते भी कैसे हैं। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ लीन इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेक्शन कौन सा? 46। But this right is subject to certain exceptions. When the goods is sold by the buyer with the seller's assent, the seller loses its right of lien and right of stoppage in transit. क्या facts थे? A agrees to sell goods to B kept with a war finger. B says that he will make the payment collected from his customer. A allows B to do so. B कहता है, A कहता है अच्छा चलो जाओ ठीक है बेच दो, and B collects the payment from customer but denies to make the payment to A। उसने तो पैसा ले लिया लेकिन A को पैसा नहीं दिया। Now A wants to exercise his right of lien of goods have been sold with A's assent। नहीं, अब इसमें है right of lien, comma, as goods have been sold with A's assent, hence he has lost the right of। ये क्या है इसका लास्ट लाइन? ये क्या है आप लिख सकते हो, ये लास्ट लाइन है कंक्लूजन। दिस लास्ट लाइन इज कंक्लूजन। क्लियर है ये बात? पक्का? चलिए राइट ऑफ रीसेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर ये हम लोग पढ़ेंगे राइट्स अगेंस्ट द बायर। इसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ है। अच्छा सिर्फ इतना नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और भी बहुत कुछ पढ़ना है। मतलब और भी इसके अलावा 2 क्लासेस का कंटेंट है और 1 क्लास का अपना प्रैक्टिस है। जब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे कुछ क्वेश्चंस, यानी लगभग 1-2 टॉपिक और पढ़ाएंगे आधी घंटा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा पहला आंसर राइटिंग सेशन होगा फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आप लोग अपनी बुक जरूर से कैरी करिएगा, जो कोचिंग की बुक है उसको जरूर से कैरी करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।